चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं हम लोग। इसमें टॉपिक रहेगा आज का, मैंने बताया मध्य प्रदेश की नदियां एवं उसके अपवाह क्षेत्र, ये आज का टॉपिक रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम दिशा देखेंगे कि कौन सी दिशा में कौन कौन से प्रमुख नदियां प्रवाहित होती हैं। अगर दिशा में पता रहेगा तो और भी थोड़ा सा हमें सावधानी रहेगी आगे बढ़ने में। तो देखिए, पहला इसमें है उत्तर की ओर प्रवाहित नदियां, है ना। जो उत्तर की ओर प्रवाहित होती है नदियां, इनमें कौन कौन सा प्रमुख है। उत्तर मतलब कि ऊपर की ओर। इसमें जो प्रमुख आता है, एक तो चंबल रिवर, दूसरा है क्षिप्रा, फिर काली सिंध, पार्वती, सिंध, बेतवा, केन और टोंस। हाँ, कंप्लीट एमपीजी के यहाँ पे चल रहा है कोर्सेज। लगभग आपका 3-4 टॉपिक खत्म हो चुका है और धीरे धीरे करके मैं पूरा प्रीलिम्स के पहले पहले टॉपिक खत्म कर दूंगा। ठीक है, तो देखिए उत्तर की ओर नदियों में पहला जो आपका यहाँ पे चंबल यहाँ पे दिख रहा है आपको। ठीक है, ये चंबल है यहाँ पे। इसके अलावा क्षिप्रा नदी इसी की सहायक नदी है, क्षिप्रा नदी, फिर काली सिंध नदी, पार्वती नदी, सिंध नदी, बेतवा। ठीक है, ये सभी जो नदियां हैं, केन, टोंस, ये सभी नदियां कौन सी दिशा में प्रवाहित होती हैं, ये उत्तर की ओर प्रवाहित होती हैं। मैथ में भी आगे मैं पढ़ाऊंगा इन सब के बारे में। ठीक है, फिर पश्चिम की ओर जो प्रवाहित होती है, इसमें 3 प्रमुख नदियां आपको ध्यान रखना है। पहले आपका नर्मदा, जो आपका ये वाला जो हिस्सा है, ये कौन सी नदी का है, नर्मदा नदी का है। ठीक है, दूसरा है ताप्ती, ये वाला जो हिस्सा है ताप्ती नदी का है। और फिर है आपका ये माही नदी। ये 3 प्रमुख नदियां हैं जो किस दिशा में बहती हैं, पश्चिम की दिशा में बहती हैं, और तीनों बड़ी नदियां हैं यहाँ पे। ठीक है, चलिए फिर पूर्व की ओर प्रवाहित नदियों में अगर देखें तो यहाँ पे सोन नदी इधर आ जाएगा, है ना। इधर से कौन सी नदी जा रही है, यहाँ पे सोन नदी आ जाएगा। इसके अलावा आता है जोहिला, और फिर आ जाएगा यहाँ पे आपका महान नदी। ठीक है, तो ये जो नदियां हैं प्रमुख रूप से कौन सी दिशा में बह रही हैं, पूर्व दिशा में। फिर दक्षिण की ओर प्रवाहित नदियों में जो आता है, ये आता है आपका वेनगंगा। ठीक है, यहाँ से आती है आपकी कौन सी है, वेनगंगा आ रही है। फिर यहाँ पे वर्धा आ रही है। इन दोनों का संगम क्या कहलाता है, प्राणहिता, आगे हम पढ़ेंगे इसमें। ठीक है, इसके अलावा आपका जो रहता है, यहाँ से बावनथड़ी नदी भी दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है इसमें। ठीक है, पेंच नदी भी जो है ये दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है। तो पहले आपको ये दिशा याद रखना है, क्योंकि ये प्रमुख नदियों की दिशा कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है इस पे। ठीक है, जहां पे डाउट आएगा आप लोग प्लीज कमेंट जरूर करना, तो मैं इसको फिर से समझा दूंगा। लेकिन टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैप्स भी पूरा पढ़ेंगे और हम लोग इसका डिटेल पढ़ेंगे। अब हम देखते हैं सबसे बड़ी नदी के बारे में और सबसे इंपॉर्टेंट नदी के बारे में, जो हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, वो है आपका नर्मदा नदी। ठीक है, तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हम लोग इसमें। ये एमपी रिवर का मैप बड़ा सा मैंने यहाँ पे कर दिया है, तो आपको और क्लियर हो जाएगा आपका। ठीक है, जैसे ये पूरी नदियां जो है उत्तर की ओर ऊपर की ओर जो जा रही है, कौन सी नदियां हैं, उत्तर की ओर। ठीक है, फिर ये कुछ नदियां हैं, जैसे सोन नदी ये वाली है, तो ये जो है पूरब की ओर प्रवाहित हो रही है। ठीक है, ये जो है पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां हैं, नर्मदा, ताप्ती, है ना। फिर ये माही कहाँ पे नहीं दिया है, लेकिन इधर से माही नदी भी जाती है। ठीक है, तो ये प्रमुख नदियों का मैप था। अब हम लोग इसका डिटेल पढ़ते हैं। पहला जो रिवर आएगा आपका, ठीक है, एक पॉइंट और पढ़ लेते हैं पहले नदियों के बारे में, फिर नर्मदा पे आ जाते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें तो एमपी में नदियों की लंबाई में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, और इसका क्रम याद करने में कंफ्यूजन होता है। तो आपको अब से कंफ्यूजन नहीं होगा। 5 सबसे बड़ी नदियों का क्रम पूछा जाता है, जिसमें सबसे बड़ी नदी तो आप लोग को सबसे पहले दिख ही रहा है, कौन सी नदी है, नर्मदा नदी सबसे बड़ी नदी है। इसकी टोटल लंबाई कितनी है, 1312 किलोमीटर है। कितने हैं, 1312 किलोमीटर है। ठीक है, थोड़ा सा हो गया ना आप लोग। इसके बाद दूसरी जो सबसे बड़ी नदी आती है, वो आती है चंबल नदी, जिसकी लंबाई कितनी है, 965 किलोमीटर। तो ये चंबल नदी जो जा रही है, इसकी लंबाई कितनी है, इसकी लंबाई हो जाएगी 965 किलोमीटर। तीसरी जो यहाँ पे, अब 2 नदियों में कंफ्यूजन नहीं होता है ना। कंफ्यूजन होता है ये तीसरी, चौथी और 5वीं नदी में इसमें होता है। और तीसरी चौथी में सबसे अधिक होता है कि पहले सोन आएगा कि पहले ताप्ती आएगा। यहाँ पे आपको ध्यान रखना, तीसरी जो नदी है आपको यहाँ सिंपल से है, जहां से नर्मदा निकलती है वहीं से सोन नदी भी निकलती है। तो ये जो है आपका तीसरी नदी जो है आपका कौन सी है, सोन नदी है, जिसकी लंबाई लगभग कितनी है, 780 किलोमीटर है। ये आपको ध्यान रखना है इसमें। ठीक है, और फिर चौथे नंबर पे आती है आपकी ताप्ती नदी, इसकी लंबाई कितनी है, 724 किलोमीटर है। और 5वीं नदी और इनमें से सबसे छोटी नदी जो आएगी, बेतवा नदी आ जाएगी, जिसकी लंबाई जो रहेगी लगभग 590 किलोमीटर है। तो ये वाली जो नदी है, ये कौन सी है,
ये आपका आ जाएगा बेतवा नदी। ठीक है, ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? कमेंट करें जल्दी से, ये पॉइंट क्लियर है क्या? अगर ये क्लियर हो तो फिर हम लोग आगे बढ़े इसमें। आपने बहुत सारी यूट्यूब क्लासेस लिया होगा, ज्वाइन किया होगा, दूसरे टीचरों को भी लिया होगा, मैं किसी से कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इतना जरूर दावा करता हूँ मैं कि जितना मैं पढ़ा रहा हूँ टू द सिलेबस रहेगा और अधिकतम फैक्ट पढ़ा रहा हूँ जितने क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, किसी भी एक क्लास में, किसी भी एक किताब में आपको इतने सारे फैक्ट एक साथ नहीं मिल पाएंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अब यहाँ पे शुरुआत करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम बात करेंगे एमपी की सबसे बड़ी नदी और सबसे प्रसिद्ध नदी नर्मदा नदी के बारे में, जिसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। ठीक है, तो नर्मदा नदी का जो उद्गम होता है, नोट डाउन भी करते चलिएगा आप लोग, क्योंकि हर एक चीज स्लाइड में आपको नहीं लिखे मिलेगी, कुछ चीजें आपको नोट डाउन भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो नर्मदा नदी का जो उद्गम होता है ये अमरकंटक में होता है और ये कहाँ पे आता है? अनूपपुर जिले में आता है। ठीक है, तहसील अगर पूछ ले तो ये भी आपको नोट डाउन कर लेना है, पुष्पराजगढ़ तहसील, है ना? कौन सी तहसील है? तो पुष्पराजगढ़ तहसील में नर्मदा नदी का क्या होता है? उद्गम होता है, अनूपपुर जिला। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। फिर दूसरा फैक्ट पूछा जाता है कि नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के अलावा और कौन कौन से राज्यों में प्रवाहित होती है? तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जो रिवर है ये एमपी के अलावा और 3 राज्यों में प्रवाहित होती है। पहला जो इसमें आ जाएगा, ये जो आ जाएगा आपके इसमें, आपका एमपी तो है ही, है ना? एमपी में 1077 किलोमीटर है। इसके अलावा जो आता है आपका महाराष्ट्र, नीचे जो आएगा महाराष्ट्र आ जाएगा, और फिर आता है आपका गुजरात। ठीक है, और टोटल लंबाई भी कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो लंबाई भी आपको यहीं पे ध्यान रखना है, ये नोट डाउन कर लीजिएगा। इसमें केवल 2 की लंबाई दिया हुआ है। टोटल लंबाई कितनी है नर्मदा की? 1312 किलोमीटर है। एमपी में कितनी लंबाई है? 1077 किलोमीटर है। अब 1077 जो एमपी में है ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा फैक्ट आपको ध्यान रखना है कि गुजरात में इसकी लंबाई कितनी है और महाराष्ट्र में इसकी लंबाई कितनी है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है गुजरात में कितनी लंबाई है, तो 161 किलोमीटर जो है लंबाई कितनी है यहाँ पे, ये हो जाएगा गुजरात में। और महाराष्ट्र में जो टोटल लंबाई है कितनी है? 74 किलोमीटर लंबाई है। ये एक्चुअल डाटा है, ये आपको ध्यान रखना है, ये याद रखिएगा। और टोटल लंबाई कितनी है? 1312 किलोमीटर। फिर कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि महाराष्ट्र और गुजरात की सीमा पे नर्मदा नदी की लंबाई कितनी है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है महाराष्ट्र व गुजरात की जो सीमा पे नर्मदा नदी है ये कितनी है? 39 किलोमीटर है ना? अब इसको अलग से मत जोड़ देना, है ना, कि ये 1312 किलोमीटर या फिर अलग से ये हो गया, ये अलग से नहीं है, ये इसी के अंतर्गत आ जाएगा जो इन दोनों में कॉमन है। कितना है? 39 किलोमीटर है। तो पहले कमेंट करें यहां तक सबको क्लियर है क्या? ये फैक्ट यहां तक सबको क्लियर है क्या? फिर आगे बढ़े हम लोग। नर्मदा नदी कितने राज्यों से प्रवाहित होती है? 3 राज्यों से। कौन कौन से? ये हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात। एमपी में कितना? 1077 किलोमीटर, गुजरात में कितना? 161 किलोमीटर, और महाराष्ट्र में कितना हो जाएगा? 74 किलोमीटर। क्लियर है ये? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये नर्मदा नदी जो है अपना मुहाना कहाँ पे बनाती है, यानी कहाँ पे ये समुद्र में जाके गिरती है, या कहाँ पे उसका अवसान होता है? तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है खंभात की खाड़ी में। कहाँ पे इसका मुहाना बनता है? खंभात की खाड़ी, जो कहाँ पे आता है? आपका गुजरात में। ठीक है, और यहीं पे एक बंदरगाह भी आता है जिसका नाम क्या है? भड़ोच बंदरगाह। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए, ये सब नोट डाउन करते चलना आप लोग, है ना? अगर आपसे पूछ लिया जाए भड़ोच बंदरगाह किस नदी के तट पे स्थित है, तो भड़ोच बंदरगाह भी जो गुजरात का है ये नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अगला है नर्मदा नदी के क्या क्या उपनाम हैं, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, तो ध्यान रखना। नर्मदा नदी का जो उपनाम है, एक है नामोदास, और ये नाम किसने दिया है? ये तो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है आपसे। तो नर्मदा नदी का जो उपनाम है किसने दिया? नामोदास, टालमी ने दिया हुआ है, जो भूगोलविद थे। इसके अलावा इसके अन्य नाम में आपको ध्यान रखना है रेवा। तो पुराणों में जो कहा गया है या रामायण में इसका नाम क्या मिलता है? रेवा मिलता है। ठीक है, इसके अलावा मैकल्स होता है, इसका नाम मिलता है। संकरी मिलता है, जो शंकर जी की पुत्री है। ठीक है, और खुशी के दाता इसी की नदी को कहा जाता है। इसके अलावा कुछ नाम और हैं,
तो वो नाम भी आपको ध्यान रखना है इसमें। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूं, सोमोद्भव, शिवतनया, ये अन्य नाम है जो अगर एग्जाम में पूछा जाए तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। इसके अलावा इनका नाम है अमरकंठी, ठीक है, सप्तगंगी, तो ये कुछ अन्य नाम हैं जो नर्मदा नदी के उपनाम के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा जो फेमस नाम है, जो एक उपमा दी जाती है, वो भी आपको ध्यान रखना है। एक तो इसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है, लेकिन केवल मध्य प्रदेश की जीवन रेखा नहीं, इसे गुजरात की जीवन रेखा भी कहा जाता है ना। एमपी के अलावा और किसकी जीवन रेखा है? ये गुजरात की जीवन रेखा है। तो इसको अगले स्लाइड में बताता हूं। इसमें ये नोट डाउन सब चीज करते चलेगा आप लोग, है ना, जो चीज मैं एक्स्ट्रा पढ़ा रहा हूं आप लोग को स्लाइड के अलावा। इसके अलावा इन्हें क्या कहा जाता है? खुशी के दाता यानी गिवर ऑफ प्लेजर कहते हैं। और ये मार्वल गॉड और मांधाता गॉड या घाटी का निर्माण करती हैं, ठीक है। इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि हमारी जो राजकी मछली है महासेर, ये सबसे पहले जो देखी गई थी, कहाँ पे देखी गई थी? तो ये नर्मदा नदी पे देखी गई थी। ये या टोटोर महासेर अगर कहा जाए, ये कहाँ देखी गई थी? सबसे पहले नर्मदा नदी में देखी गई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, अगले पॉइंट पे जाते हैं इस पे। अब देखिए एमपी का और उपनाम क्या क्या है? तो एमपी को कहा जाता है, सॉरी नर्मदा का और क्या है? तो एमपी की जीवन रेखा कहते हैं इसको, गुजरात की जीवन रेखा कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा और क्या कहते हैं इसमें? आपका भारत की हृदय रेखा भी कहते हैं इसको, क्योंकि बीचों बीच ये बहती है, ठीक है। तो भारत की हृदय रेखा भी कहा जाता है इसको। इसके अलावा एमपी की गंगा भी कहा जाता है ना, एमपी की, मध्य प्रदेश की गंगा भी कहते हैं। किस आधार पे कहते हैं? तो पवित्रता के आधार पे नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है, ठीक है। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है इस पे। चलिए अब इसकी कुल सहायक नदियां कितनी हैं? तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, इसकी कुल सहायक नदियां कितनी हैं? 41 सहायक नदियां हैं, जिसमें से टोटल अगर हम बाएं तरफ देखें तो टोटल बाएं में कितने हैं? तो इस साइड में जो आ जाएगा आपका 22 नदियां, और इस साइड में जो आ जाएगा आपका 19 नदियां, क्योंकि ये जो तट है कौन सा कहलाएगा? दायां, है ना, और ये जो तट है क्या कहलाएगा? आपका बायां। तो बाएं तट में 22 नदियां सहायक नदियां हैं, और दाएं तट में कितनी सहायक नदियां हैं? 19 सहायक नदियां हैं। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जिसमें से प्रमुख जो बाएं तरफ की सहायक नदियां हैं, ये थावर मंडला के आसपास आता है, फिर बंजर, शेर, शक्कर, तवा, सुक्ता, कुंडा, गोई, ये कुछ प्रमुख नदियां हैं जो बाएं तरफ से मिलती हैं। वहीं दाएं तरफ की जो नदियां हैं, हिरण, वारणा, कोलार, मान, हथनी आदि, ये जो नदियां हैं ये दाएं तरफ से नदियां हैं। तो ये नदियों के नाम आपको रटना हो तो रट लीजिए, बाकी इतना ज्यादा पूछा नहीं जाता एग्जाम में, ठीक है। चलिए कमेंट करके बताएं यहां तक सबको क्लियर है क्या? फिर आगे बढ़े हम लोग इसमें। यहां तक सबको क्लियर है क्या? फटाफट बताएं जल्दी से। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अब देखिए नर्मदा नदी पे कुछ परियोजनाएं हैं, जिसमें आपका थावर परियोजना मंडला, अवंती सागर, अवंती वाई परियोजना भी कहते हैं जबलपुर में, इंदिरा सागर परियोजना खंडवा में, ठीक है, देजला देवड़ा परियोजना खरगोन में, महेश्वर खरगोन में, मान धार में है, चंद्रशेखर आजाद परियोजना अलीराजपुर में, लोबर गोई जो परियोजना है ये बड़वानी में आता है, सरदार सरोवर परियोजना जो सबसे इंपॉर्टेंट है ये गुजरात में आता है। तो ये कुछ प्रमुख परियोजनाएं हैं। बाकी नर्मदा नदी पे टोटल अगर कहा जाए तो 300 छोटी बड़ी परियोजनाएं हैं लगभग। कितनी है? 300 छोटी बड़ी परियोजनाएं हैं। लेकिन ये कुछ परियोजनाओं के नाम मैं आपको बता दिया हूँ, क्योंकि 300 तो आपको पढ़ना भी नहीं है ना, आता भी नहीं है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नर्मदा नदी पे कुछ जलप्रपात भी हैं जो जलप्रपात एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। पहला आपको अमरकंटक से हम लेके चलें, अनूपपुर से लेके चलें तो कपिल धारा है वहां पे, ठीक है। फिर आपका वहां पे आ जाता है दूध धारा, वहीं पे आ जाता है दुर्गा धारा जलप्रपात, वहीं पे आता है। फिर शंभु धारा जलप्रपात, लक्ष्मण धारा, पंचधारा, ये सब कहाँ पे आएंगे? अनूपपुर में आ जाएंगे, है ना। फिर धुआंधार जलप्रपात और भेड़ाघाट जलप्रपात कहाँ पे आता है? जबलपुर में आ जाएगा। मांधाता और दर्दी जलप्रपात कहाँ पे आएगा? खंडवा में।
और सहस्त्रधारा जलप्रपात जो आता है ये खरगोन जिले में आ जाएगा। चलिए यहां तक सबको क्लियर है क्या? कमेंट करें जल्दी से, यहां तक सबको क्लियर है? ये कुछ जलप्रपात हैं जो किस नदी पे हैं? नर्मदा नदी पे हैं। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं आपसे ये। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अब ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है कि नर्मदा नदी पे भारत का तीसरा सबसे ऊंचा बांध जो है वो है सरदार सरोवर, जो है ये किस नदी पे है? नर्मदा नदी पे है। और इसके बारे में बात करें तो यहीं पे क्या है, सरदार पटेल की प्रतिमा यानी स्टेच्यू ऑफ यूनिटी यहाँ पे स्थापित किया गया है, जो 2018 में स्थापित हुआ है। और इसकी ऊंचाई कितनी है? 182 मीटर है, जो सबसे ऊंचा मूर्ति है ना पूरे वर्ल्ड में। और इसके वास्तुकार एग्जाम में पूछ लिए जाए तो कौन है? जिसके वास्तुकार हैं राम सुतार जी। राम सुतार कौन है? इसके वास्तुकार हैं। और इसके अलावा आपको ध्यान रखना है, नर्मदा सेवा यात्रा का जो आयोजन है दिसंबर 2016 से 15 मई 2017 तक कुल 148 दिन चला था। थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे बात करेंगे सरदार सरोवर परियोजना की, ठीक है, यहीं पे बात कर लेते हैं। तो इसका संकल्पना जो था, सोचा था इनके बारे में, किसने सोचा था? इनके बारे में सोचा था सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने। आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में, ठीक है। लेकिन इसको मूर्ति रूप जो दिया है, यानी इसको जो शिलान्यास किया था, ये किसने किया था? तो ये किया था शिलान्यास पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। ये नोट डाउन करते चलिएगा, ये स्क्रीनशॉट लेते चलना आप लोग, है ना, क्योंकि स्लाइड में ये नहीं लिखा हुआ है। इसके अलावा जो फैक्ट आपको ध्यान रखना है, इसका उद्घाटन किसने किया था? तो इसका उद्घाटन जो किया था ये वर्ष 2017 में अभी वर्तमान प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया हुआ था, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है इस पे। कहाँ पे आता है ये? तो ये आता है गुजरात के नौगांव में। कहाँ पे आएगा? गुजरात के नौगांव में आएगा। और कौन कौन से राज्य इसमें शामिल हैं परियोजना में? तो ये ध्यान रखना, एमपी यानी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। यानी टोटल कितने राज्य आते हैं इसमें? तो 4 प्रमुख राज्य आते हैं, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान, ठीक है। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है सरदार सरोवर परियोजना के बारे में। हालांकि जब हम लोग बांध वाला चैप्टर पढ़ेंगे, डैम वाला चैप्टर पढ़ेंगे, तो इसको और भी डिटेल में हम लेके जाएंगे। अभी नदी पढ़ रहे हैं, इसलिए कुछ चीजें इसकी इंपॉर्टेंट में बताता चल रहा हूं इसमें, ठीक है। चलिए यहां तक सबको क्लियर है क्या? कमेंट करें जल्दी से। अब देखिए अगला जो फैक्ट है जो एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि राजा सौरस। राजा सौरस बहुत सारे लोग बोल देते हैं कि आदमी का नाम है, तो ऐसा कुछ नहीं है। इसे छिपकलियों का राजा कहा जाता है और ये डायनासोर की एक प्रजाति है, ठीक है, जो नर्मदा नदी के तट पे पाई गई थी, ठीक है। और ये भी आपको ध्यान रखना है कि किसने ये ढूंढा था? तो ये सुरेश श्रीवास्तव ने ये ढूंढा हुआ था धार के आसपास में। कहाँ पे? धार जिले के चंदनखेड़ी गांव में ये खोजा हुआ था, डायनासोर की एक प्रजाति। दूसरा आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, इसमें नहीं लिखा हुआ है लेकिन मैं आपको बता देता हूं, मानव खोपड़ी है ना, मानव खोपड़ी का जो कंकाल मिला है, मानव खोपड़ी का कंकाल जो मिला हुआ है, ये भी नर्मदा नदी के किनारे मिला था, ठीक है। कहाँ मिला था? नर्मदा नदी के किनारे मिला था। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसको किसने खोजा था? तो खोजा था इसको अरुण सोनकिया ने। लिख लीजिएगा नाम, अरुण सोनकिया। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इन्हें कहा जाता है नर्मदा मानव, है ना। तो अगर आप एग्जाम में पूछ ले जाए कि नर्मदा मानव किसे कहा जाता है, तो नर्मदा मानव जो कहा जाता है अरुण सोनकिया जी को, क्योंकि मानव के पहले जो साक्ष्य मिले हैं ये भी नर्मदा नदी के तट पे मिले हुए हैं। और इसकी खोज किसने किया है? अरुण सोनकिया जी ने किया है। इसलिए इनको सम्मिलित रूप से क्या उपमा दी जाती है? नर्मदा मानव की, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, अगले पॉइंट पे आ जाते हैं इस पे। ऑपरेशन नर्मदा एक हुआ था 1961 में, खरगोन जिले में हुआ था। और इसमें क्या हुआ था आपका? इस ऑपरेशन में एमपी में पुलिस को प्रशिक्षण दिया गया था। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए ऑपरेशन नर्मदा कब हुआ था, तो 1961 में हुआ था। कहाँ हुआ था? ये खरगोन में हुआ था इसमें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, अगले पॉइंट पे। अब ये कुछ गंगा है, जैसे एमपी की गंगा किसे कहते हैं? बेतवा को। प्रदूषण के आधार पे डिफरेंस कर बता दिया इसमें।
नर्मदा को जो कहा जाता है पवित्रता के आधार पे एमपी की गंगा कहते हैं। बुंदेलखंड की गंगा बेतवा नदी को कहा जाता है। आदिवासी गंगा किसे कहते हैं? माही नदी को। मालवा की जो गंगा कहते हैं क्षिप्रा नदी को। गिवर ऑफ प्लेजर जो कहते हैं नर्मदा नदी को। और एमपी की सबसे सुंदर नदी जो कहा जाता है केन नदी को कहा जाता है। ये कुछ उपमा है जो आपको अच्छे तरीके से ध्यान रखना है इस पे, ठीक है। अब 2 फैक्ट और हैं नर्मदा नदी के, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग इसमें, और लगभग सारी चीजें मैंने आपको बता दिया है इसमें नर्मदा नदी का। देखिए, पहला फैक्ट इसमें आपको ध्यान रखना है नर्मदा नदी का कि ये टोटल कितने जिलों से होकर गुजरती है। तो ध्यान रखना, नर्मदा नदी टोटल 15 जिलों से होकर गुजरती है। कितने जिलों से होकर गुजरती है? 15 जिलों से होकर गुजरती है, ठीक है। जिसमें से कौन कौन सा जिला आ जाएगा तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अनूपपुर, ठीक है, मैं यहाँ पे टिक लगाता चल रहा हूँ आपका, जो जो जिले दिए हुए हैं इसमें आपका। अनूपपुर के बाद आ जाएगा इसमें आपका मंडला, मंडला के बाद आ जाएगा आपका डिंडोरी, ठीक है, डिंडोरी के बाद आ जाएगा आपका जबलपुर, फिर नरसिंहपुर, नरसिंहपुर के बाद आ जाएगा आपका नर्मदापुरम, ठीक है। फिर आ जाता है इसमें आपका हरदा, हरदा के बाद आ जाएगा आपका खंडवा, खंडवा का आ जाएगा आपका खरगोन आ जाएगा, बड़वानी आ जाएगा, इसके बाद आपका अलीराजपुर आ जाएगा इसमें आपका, ठीक है। कुछ इसके जो आपके क्षेत्र लिए गए हैं ये अपवाह क्षेत्र, यानी इसके सहायक नदियों के भी क्षेत्र जोड़ दिए गए हैं इसमें, जिसमें आपका आ जाता है यहाँ पे धार, ठीक है। धार के अलावा इसमें जो नाम जोड़ा गया है ये सीहोर का, क्योंकि यहाँ से आपका वारणा नदी यहाँ से गुजरती है, ठीक है। इसके अलावा आपका यहाँ पे आ जाएगा देवास, ठीक है। तो देवास नदी भी इसकी सहायक, यहाँ से नर्मदा नदी गुजरती नहीं है लेकिन इसकी सहायक नदी यहाँ पे है। यहाँ पे अववाह क्षेत्र में 15 जिलों के यहाँ पे नाम लिया जाता है इसमें। ये कुछ जिले हैं जहां से आपकी नर्मदा नदी प्रवाहित होती है। तो टोटल जिले कितने हैं तो आपको ध्यान रखना है 15 जिले, है ना। नेक्स्ट फैक्ट आपको ध्यान रखना है इसमें, और अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए तो कुछ तटीय नगर जो इंपॉर्टेंट हैं कौन कौन से हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। तटीय नगर में, तो तटीय नगर में जो आ जाता है आपका, एक आता है हंडिया, प्रमुख बड़वाह, ठीक है, फिर जबलपुर, इसके अलावा आता है नेमावर, ओंकारेश्वर, महेश्वर, और भी बहुत सारे हैं। फिर घाट तो कम से कम नहीं तो 200 से ऊपर घाट हैं। तो लेकिन कुछ प्रमुख जो है एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो ये घाट जो है किस नदी के तट पे आते हैं? नर्मदा नदी के तट पे आते हैं। और हाल ही में हंडिया का नाम बदल दिया गया है, ठीक है, और इसका नाभि कुंड ऐसे कुछ करके नाम दिया गया है, ठीक है, ये नर्मदा नाभि करके नाम दिया गया है। तो इसका नाम अभी हाल ही में बदला हुआ है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान रखिएगा ये, ठीक है। तो ये नर्मदा नदी का इतना फैक्ट सारे जितने इंपॉर्टेंट थे मैंने आपको बता दिए हैं। आपको समझ में आया या नहीं आया कमेंट करें जल्दी से। फिर आगे बढ़े दूसरी नदी पे हम लोग फटाफट। ये दूसरी नदी का हम लोग कल कर लेंगे इसमें, है ना, आज एक ही नदी रखेंगे। पहले कमेंट करें जल्दी से, आप लोग को यहाँ तक सब कुछ क्लियर है क्या? नर्मदा नदी का ये सारे फैक्ट आपको क्लियर हुए कि नहीं हुए? फटाफट होता है जल्दी से। या इतना डिटेल काफी है कि और भी डिटेल आपको जानना है इसमें? चलिए एक दो फैक्ट और जान लीजिए। ये नदी आपको ध्यान रखना है कौन कौन सी पर्वतमालाओं के बीच में बहती है। तो एक तो विंध्य पर्वतमाला है और नीचे कौन सा है? सतपुड़ा पर्वतमाला है। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दूसरा फैक्ट आपको ध्यान रखना है कि ये डेल्टा का निर्माण नहीं करती बल्कि ये एस्चुरी का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? एस्चुरी का निर्माण करती है और भ्रंश घाटी से होकर बहती है। किसमें? भ्रंश घाटी से होकर बहती है। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है इस पे, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा आपको ये फैक्ट इसमें ध्यान रखना है, क्या नाम बताया आपने? नाभीपट्टनम, हाँ बिल्कुल सही है। इसके अलावा जो फैक्ट आपको ध्यान रखना है नर्मदा नदी के बारे में, तो आपको ये ध्यान रखना है इस पे, यह कर्क रेखा के समानांतर बहती है। कर्क रेखा के समानांतर बहती है ये। फिर अगला है आपका, भारत की 5वीं सबसे बड़ी नदी है ये। भारत की 5वीं सबसे बड़ी नदी है। ये कुछ ऐसे फैक्ट हैं जो स्टैटिक हैं, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। लेकिन भारत के भीतर
भारत के भीतर तीसरी बड़ी नदी है ये। भारत के भीतर कौन सी बड़ी नदी है ये? तीसरी बड़ी नदी है ये। भारत, अब इसमें अंतर ये है कि भारत की पांचवी बड़ी नदी मतलब जैसे आपका गंगा, ब्रह्मपुत्र, क्योंकि ये भारत से निकलती नहीं है ना, सॉरी गंगा को बोल रहा हूं, इसमें सिंधु और ब्रह्मपुत्र ये भारत से नहीं निकलती हैं, भारत के बाहर से निकलती हैं, चाइना से निकलती हैं, तो उनको भी अगर सम्मिलित कर लिया जाए तो इस क्रम में पांचवी सबसे बड़ी नदी है। लेकिन अगर जो भारत से नदियां निकलती हैं उनका क्रम देखा जाए तो भारत की तीसरी बड़ी नदी है। वहीं पश्चिम की ओर है ना, पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी है ये, सबसे बड़ी नदी है कौन सी है ये? नर्मदा नदी। ठीक है, क्षेत्रफल इसका या अपवाह क्षेत्र कितना है? तो अपवाह क्षेत्र अगर एग्जाम में कभी पूछ लिया जाए तो अपवाह क्षेत्र है आपका 93,180 वर्ग किलोमीटर जो है इसका क्षेत्रफल है। ये नर्मदा नदी का क्या आ जाएगा? क्षेत्रफल आ जाएगा इसमें आपका। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगे इसमें। ठीक है, लगभग जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो सब मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता दिए हुए हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट कल रहेगा आपका चंबल नदी, ताप्ती नदी, है ना, और ये बाकी जो अन्य 4 प्रमुख नदी हैं वो मैं पढ़ा दूंगा। फिर नेक्स्ट अगले वाली क्लासेस में अन्य प्रमुख छोटी छोटी नदियों के बारे में बता दूंगा। तो 3 पार्ट में ये नदी आपका कंप्लीट होगा और धीरे धीरे करके सारे टॉपिक हम लोग इसमें कवर करेंगे इसमें। ठीक है, एक पॉइंट और छूट रहा है अभी, एक पॉइंट और हम लोग देख लेते हैं क्योंकि पॉइंट कुछ छूटना नहीं चाहिए इसमें। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि नर्मदा नदी का जो विस्तार है, तो नर्मदा नदी एमपी में जो है लगभग 89.9% यानी कि कह सकते हैं 90% एमपी में प्रवाहित होती है और अन्य राज्यों में कितना प्रवाहित होती है? 10% केवल प्रवाहित होती है। तो अगर ये परसेंटेज भी देख लिया जाए तो परसेंटेज भी आपको ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, बस इतने रखते हैं आज के लिए, बाकी कल करेंगे। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद, जय हिंद। आप लोग शेयर जरूर करिएगा अगर क्लास पसंद आती है तो, और 9:30 बजे क्लास रहेगी तो 9:30 बजे आप लोग क्लास जरूर देखा करिए। एक वीडियो मैंने डाला हुआ है यूट्यूब पे, अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। आज का नोबेल प्राइज जो फिजिक्स के क्षेत्र में दिया गया है उसका पूरा डिटेल मैंने आज डाला है वीडियो, तो आप लोग उसको जरूर देखिएगा, शेयर जरूर करना। ठीक है, मिलते हैं तब तक के लिए नए वीडियो में, धन्यवाद।